बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चर सीरीज़ को लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। आपका टीचर अनासर शहज़ाद अली। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसकी डिटेल में आपको मुहैया करता हूँ। आज का जो लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर की ही एक्सटेंशन है, इसीलिए मैंने इसको चैप्टर नंबर 1 सेक्शन बी का नाम दिया है कि जिसके अंदर, चूँकि इन पहले 2 लेक्चर्स में हम इनिशियल्स को या एसेंशियल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो एक प्रोजेक्ट को मैनेज करते हुए आपको जिन बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए, वो वर्किंग टूल्स या टेक्निक्स के जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर की स्किल्स होते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं, या वो तमाम पैरामीटर्स या वो तमाम टेक्निक्स जो एक बिज़नेस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं, या उनकी मदद से हम इफ़ेक्टिवली चीज़ों को हैंडल या मैनेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स को जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक प्रोजेक्ट को ऑन टाइम और इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेज करने में और कंप्लीट करने में मदद करती हैं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर का जो आउटकम है उसमें हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चार्टर की, कि प्रोजेक्ट चार्टर एक रहनुमा उसूल होते हैं, वो तमाम इनिशियल्स होते हैं कि जिसके अंदर आपने कुछ चीज़ों की जो प्रोजेक्ट के लिए एसेंशियल्स हैं उसकी वजाहत करना होती है। दूसरा इशू जो हमारा होगा वो प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट है। प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के ऊपर हम अपने लेक्चर सीरीज़ में आगे जाके एक बड़ा डिटेल्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर प्रोजेक्ट स्कोप को भी बयान किया जाएगा, इसके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात भी होगी, और इसी तरह तीसरी चीज़ जो एक प्रोजेक्ट टीम मैनेजर या टीम मेंबर को पता होनी चाहिए वो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये किसी भी प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होते हैं जिसके अंदर उन तमाम पैरामीटर्स की जो वजाहत की जाती है कि जिसके तहत आप अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे फेजेस में या टास्क में तकसीम करते हैं। अब ये जो फेजेस होते हैं ये डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ होती हैं कि जिनको सीक्वेंशली इंटीग्रेट किया जाता है, और उसी मुख्तलिफ फेजेस के अंदर मुख्तलिफ पर्सोनस की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो अपनी स्किल्स, अपने इंटरेस्ट और अपनी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी के मुताबिक जो वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 4 पे गैंट चार्ट की हम वजाहत करेंगे। ये वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस होती हैं कि जिनको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से मुकम्मल करते हैं। ये इस गैंट चार्ट के ऊपर प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट भी दी जाती है, और प्रोजेक्ट को मैनेज करते हुए अगर कुछ आपको मसाइल का सामना होता है, कुछ रोड ब्लॉक्स होते हैं, उनकी भी वजाहत इस गैंट चार्ट पे कर दी जाती है। नंबर 5th जो इशू होगा या वो तमाम टूल्स के जिसका प्रोजेक्ट टीम मैनेजर को या वर्कर को पता होना चाहिए, वो है प्रोजेक्ट शेड्यूल नेटवर्क डायग्राम। ये नेटवर्क डायग्राम्स होती हैं कि जिसमें एक्टिविटीज़ की प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ का जिक्र करना भी ज़रूरी होता है, और वो जिसको फॉलो कर रही होंगी सक्सेसिवली टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इसका जिक्र होगा। नंबर 6th जो लाज़मी चीज़ है वो सीपीए यानी क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। इसके अंदर हम जब लॉन्गेस्ट पाथ को सिलेक्ट करेंगे टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट, इसमें प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन भी मुकम्मल की जाती है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को भी जस्टिफाई किया जाता है, और लास्ट एलिमेंट जो है वो कॉस्ट एस्टिमेट एंड अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट का नाम देते हैं। तो डे स्टूडेंट्स, ये चीज़ जानना, समझना, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर आप एक इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट हैंडलर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए, और वो मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि प्रोजेक्ट्स को इफ़ेक्टिवली
या एफिशिएंटली मैनेज करने में आपकी मदद कर सकते हैं, उनका जांचना, उनका सीखना मैन्युअली और सॉफ्टवेयर टैकलमेंट आपको आनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, वन बाय वन इन इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, थोड़ी सी हम इसकी वजाहत करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स असिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स, यानी ये वो टेक्निक्स या टूल्स हैं जो प्रोजेक्ट हैंडलर या प्रोजेक्ट मैनेजर की मदद करते हैं एंड देयर टीम इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जब हम प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी असिस्टेंस करते हैं। मसलन अगर हम अपने प्रोजेक्ट की स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो हमें एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है। इसी तरह हम प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट इन टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट अगर बनाना चाहें तो उसके लिए भी हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ़ एक्टिविटी को अगर आप शो करना चाहते हैं, उनका रिलेशन सीक्वेंशली अरेंज करना चाहते हैं तो हमें क्रिटिकल पाथ मेथड की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से कुछ वो टेक्निक्स एंड टूल्स जो प्रोजेक्ट को शो करने के लिए, उसकी वर्किंग प्रोग्रेस दिखाने के लिए, उसकी टोटल एक एज अ होल पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए कुछ स्किल्स या कुछ वर्किंग पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। सम स्पेसिफिक वन इंक्लूड, यानी वो तमाम मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक जो कि ख़ास तौर पे प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो क्या हैं? यो प्रोजेक्ट चार्टर है, स्कोप स्टेटमेंट है। स्कोप स्टेटमेंट को आने वाले लेक्चर्स में हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टास्क है। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि 6 एक्टिविटीज़ पे मुश्तमिल होता है। फिर हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये एक वर्किंग शेड्यूल होता है कि जिसके अंदर हम अपने होल प्रोजेक्ट को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में तकसीम कर देते हैं। हर एक्टिविटी का एक स्टेटिफाइड टाइम होता है और हर टास्क की ड्यूटी जो है वो स्पेसिफिक पर्सनस के हवाले कर दी जाती है। फिर हम गैंट चार्ट की बात करेंगे, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं। नेटवर्क डायग्राम की बात करेंगे कि जिसके अंदर एक्टिविटीज़ का आपस में जो रिलेशन होता है फ्रॉम सक्सीडिंग टू प्रीडिसेसर, इसको वाज़े करना होगा और इन एक्टिविटीज़ को एक डायग्राम की मदद से आप शो करते हैं। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करते हैं, यानी वो तमाम पाथ जो कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम फॉलो करते हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं और एक दूसरे जैसे भी हो सकते हैं। क्रिटिकल चेंज शेड्यूल यानी टाइम, इसके अंदर ईच एक्टिविटी टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट डिसाइडेड होती है और उसका एक स्पेसिफिक बजट और स्पेसिफिक टाइम होता है कि जिसको इस शेड्यूल या डायग्राम के ऊपर शो करना ज़रूरी होता है। फिर हम क्रिटिकल चेंज शेड्यूलिंग टाइम को मेंशन करना, उसको प्रेजेंट करना सीखेंगे। अगले मरहले पे कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट की बात होगी। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है कि यानी हम उन एफ़र्ट्स का तयन करते हैं, उन कॉस्ट का तयन करते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट और क्रूशल रोल प्ले करते हैं। और हम ये चेक करते हैं कि किसी चीज़ पे ऊपर लगने वाली हमारी जो एफ़र्ट्स हैं, हमारी जो कॉस्ट है, क्या उससे हासिल होने वाली रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है। यानी हम प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन की बात करेंगे। हर वो प्रोजेक्ट प्रोडक्टिव होगा अगर उसकी कैलकुलेटेड प्रोडक्टिविटी 1+ होगी और अगर किसी प्रोजेक्ट की प्रोडक्टिविटी 1 से बिलो होगी तो हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर हमें लॉस हुआ है और जो हमने रिज़ल्ट्स या नताइज या टारगेट्स प्रिडिक्ट किए थे वो हमें हासिल नहीं हो सके। तो स्टूडेंट्स, हम इनको, ये जिन चीज़ों को मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स की बात की है, इनको वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि उनको थ्योरेटिकली तो साउंड इतना होना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके लवाजमात क्या होते हैं। इसके साथ साथ प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पता भी होना चाहिए कुछ टेक्निकल टूल्स जिनको हैंडल करना होता है, मैनुअल भी हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर ट्रीटमेंट भी हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों का जब तक आइडियोलॉजी डेवलप नहीं होगी, आप अपने प्रोजेक्ट्स को इफ़ेक्टिवली हैंडल नहीं कर सकते।
सबसे पहली चीज़ जो कि हमने यहाँ पे बयान भी की है, सबसे इम्पॉर्टेंट और बुनियादी जो टूल है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो है प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर एक स्टेटमेंट होती है, इज़ अ डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द इश्यूज़। इसमें उन तमाम इश्यूज़ की वजाहत की जाती है। टारगेट्स यानी आपके जो एंड रिजल्ट्स होते हैं उनको बयान किया जाता है। एंड फ्रेमवर्क ऑफ अ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स, यानी उसमें वो तमाम अवामल की वजाहत कर दी जाती है और एक फ्रेमवर्क बता दिया जाता है कि किन किन पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए या उनकी असिस्टेंस लेते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे और इसके रिजल्ट्स को या आउटकम को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर होती है, तो इसको इसकी एसेंस को समझना ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट चार्टर एक 1 पेज स्टेटमेंट हो सकती है या 2 पेज स्टेटमेंट हो सकती है, जिसके अंदर उन तमाम रूल्स की वजाहत कर दी जाती है, उन पैरामीटर्स की वजाहत कर दी जाती है कि जिनको बुनियादी तौर पे हमने अहमियत देनी होती है और इस्तेमाल करना होता है टूवर्ड्स द एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन ऑफ आर प्रोजेक्ट्स। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। भाई जब तक आपको प्रोजेक्ट का नहीं पता होगा कि इसके अंदर मसाइल किस नौइयत के हो सकते हैं, आप उन चीज़ों को इफ़ेक्टिवली हैंडल नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम कैप्चर इन द फॉर्म ऑफ अ मेजरमेंट, यानी आप प्रोजेक्ट का स्टेटस बताते हैं, आया कि ये प्रोजेक्ट अभी इनिशियल स्टेज पे है या सक्सेसिव स्टेज पे है। नंबर 2 बिज़नेस केस, चूँकि प्रोजेक्ट को हम बिज़नेस सिनेरियो में ही एक्सप्लेन करते हैं और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज पे जाती हैं या अपनी लाइन ऑफ प्रोडक्ट की एक्सटेंशन करती हैं, तो उसको बिज़नेस सिनेरियो में ही एक पार्ट बना के एक्सप्लेन किया जाता है। द बिज़नेस रीज़न्स फॉर डूइंग द प्रोजेक्ट, यानी हम इनमें इस स्टेज के ऊपर उन वजूहात का जो अहाता करते हैं, उनको बयान करते हैं कि ये प्रोजेक्ट करने की वजूहात क्या हैं। You can also say that project objectives, गोल स्टेटमेंट, यानी आप इसमें वो स्टेटमेंट देते हैं कि आपके जो एंड रिजल्ट्स हैं उनको हासिल करने का मकसद क्या है या वो कहाँ कहाँ पे आपके लिए जो काबिल इस्तेमाल हो सकते हैं। द टारगेट्स ऑफ द प्रोसेस मेजरमेंट, यानी आप उसको एक स्टेटस रिपोर्ट दे के भी बता सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट इस लेवल पे होगा और हम इससे बाद में ये काम ले सकते हैं। जैसे कंपनियां अपनी प्रोडक्ट के अंदर एनहेंस करती हैं वैरायटी को, तो वो भी साथ साथ उसको बताती भी हैं, क्योंकि कस्टमर को या प्रोडक्ट के यूज़र को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी होता है कि इन चीज़ों के इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे और कैसे हो सकते हैं। टाइमलाइन, प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर एक इनिशियल स्टार्टिंग डेट भी बता दी जाती है और कोशिश की जाती है कि एक डेफिनेट एंड डेट का एस्टिमेट ज़रूर दिया जाए। इससे हमें ये जानने में समझने में मदद मिलेगी कि हमारे इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है और प्रोजेक्ट को कितने टाइम कॉन्स्टेंट के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। स्कोप स्टेटमेंट, आगे जाकर हम इसकी वजाहत भी करेंगे कि स्कोप उस प्रोजेक्ट की इम्प्लीकेशन को बयान करता है कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करते हैं तो बिज़नेस की किस किस या ऑपरेटिंग फील्ड के अंदर किस किस फील्ड में इसको अप्लाई किया जा सकता है, क्या इसके रिजल्ट्स इतने रिलायबल होंगे कि मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो सकें। और लास्ट चीज़ जो कि प्रोजेक्ट चार्टर का हिस्सा होती है वो है टीम मेंबर्स, यानी इसके अंदर उन तमाम लोगों की भी वजाहत कर दी जाती है जो एक प्रोजेक्ट हैंडलिंग टीम के अंदर टीम मेंबर के तौर पे काम करेंगे और इन लोगों की सिलेक्शन जिस बुनियाद पे हुई होगी, जो उनके एक्सपीरियंसेस होंगे, जो उनके वर्किंग स्ट्रेंथ्स होंगी, उनका ज़िक्र भी इसके अंदर करना होता है। तो रेलेवेंट लोगों को ही प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया जाता है जो प्रोजेक्ट हैंडलिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। दूसरी चीज़ जो कि लाज़मी तौर पे प्रोजेक्ट हैंडलिंग या प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाले लोगों को पता होनी चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। प्रोजेक्ट स्कोप इज़ ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। जैसा कि यहाँ बयान कर दिया गया है कि प्रोजेक्ट स्कोप जो है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस का ही एक लाजमी जुज़ है। दैट डॉक्यूमेंट्स, जो कि कुछ चीज़ों को नोट करता है और वो क्या हो सकती हैं कि आपके स्पेसिफिक गोल्स क्या हैं, यानी इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के या इसको एग्जीक्यूट करने के मकसद क्या हैं,
कौन सी चीज़ें जो हैं वो कस्टमर को डिलीवर की जाएँगी, इसकी मेन ख़ुसूसियात क्या हैं और बजटिंग कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, आपको कॉस्ट कितनी असाइन की गई है या आपने चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो फिज़िबिलिटी स्टडी बनाने के बाद आप इनिशियल स्टेजेस पे एस्टिमेट करते हैं कि टोटल अखराजात इस पे कितने आएँगे। इस प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में या मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क में तक़सीम करने के बाद द स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट डिटेल द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, यानी इस डॉक्यूमेंट के ऊपर उन तमाम सरगर्मियों की वजाहत कर दी जाती है फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि अपना इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती हैं ताकि प्रोजेक्ट को आप अपने पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए, अपने बजट के अंदर रहते हुए मुकम्मल कर सकें। द स्कोप इज़ डिफाइंड बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। सबसे पहले जब आपने स्कोप बयान करना होगा तो अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट का एनालिसिस भी कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस प्रोजेक्ट से हम क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं। क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, जो आपके क्लाइंट की जिसके लिए आप इस प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको भी अंडरमाइन किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेशन विद द कस्टमर बहुत अहम होती है। इससे आपको उसकी डिमांड्स का पता चलता है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग का पता चलता है और सबसे बढ़ के जब प्रोजेक्ट टीम काम कर रही होती है, उसको पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ फेजेस को कंट्रोल कैसे करना है और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जानी चाहिए। एक प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के अंदर लाजमी तौर पे इन 6 या 7 चीज़ों का होना ज़रूरी है और वो क्या हो सकती हैं? प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन, यानी सबसे पहले तो आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि ये प्रोजेक्ट क्यों मुकम्मल किया जा रहा है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने 2 चीज़ों की वजाहत की थी, वाई एंड व्हाट, कि ये प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है और प्रोजेक्ट में करना क्या है। तो जस्टिफिकेशन में इन्हीं चीज़ों की वजाहत होती है। 2 क्वेश्चंस ऐसे अहम होते हैं कि जिनके आंसर्स तलाश किए जाते हैं। नंबर 2, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, इसके मकसद क्या है? हम इस प्रोजेक्ट को क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? आया कि ये न्यू स्टार्टअप बिज़नेस है? आया ये सर्विस बेस्ड है? आया को हम अपने लाइन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर कोई नई प्रोडक्ट मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं या हम अपनी कस्टमर बेस को बढ़ाने जा रहे हैं? तो इन चीज़ों की वजाहत लाजमी की जाती है। नंबर 3, प्रोडक्ट स्कोप डिस्क्रिप्शन, हम इसको वजाहत करते हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट को एक किसी एक ख़ास एंगल से डिसाइड किया है, डिज़ाइन किया है, तो क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया में इसको अप्लाई किया जा सकता है? यानी आपने इसकी टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस करना है इसके अंदर। नंबर 4, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यानी एक प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं, उसको एक्सेप्ट करने का या काबिल इस्तेमाल बनाने का जो बेंचमार्किंग क्राइटेरिया होता है वो क्या होगा। जैसे अमूमन कंपनियां ये क्लेम करती हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, यानी आईएसओ का हवाला दिया जाता है। तो इस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट का या सर्विसेज का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है जो उसके लिए स्टैंडर्ड या बेंचमार्क क्राइटेरिया कहलाता है। तो इसका ज़िक्र भी लाजमी तौर पे प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के अंदर होना चाहिए। नंबर 5, प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स, यानी हदबंदियाँ कर दी जाती हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है कि जिसकी हदबंदी नहीं होती? मसलन प्रोजेक्ट के अंदर बुनियादी तौर पे जो आपके लिए कंस्ट्रेंट्स होती हैं, वो बजट की कंस्ट्रेंट होती है, वो टाइम की कंस्ट्रेंट होती है और वर्किंग प्रोफेशनल्स की कंस्ट्रेंट होती है। तो बुनियादी तौर पे मैंने अमूमी सा ज़िक्र किया है कि प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के अंदर उन तमाम हदबंदियों का ज़िक्र कर दिया जाता है, उन पैरामीटर्स या बाइंडिंग का ज़िक्र कर दिया जाता है कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना होता है। और लास्ट चीज़ जो कि प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के अंदर होनी चाहिए वो है प्रोजेक्ट अजम्पशन, यानी साइंस भी आपको तवजीह देती है कि जब किसी चीज़ पे आप काम शुरू करते हैं तो आपके जहन में एक मफरूज़ा होता है। उस मफरूज़े के ऊपर आपने कुछ हाइपोथेसिस बना के टेस्ट अप्लाई करने होते हैं। अगर तो वो मफरूज़ा सही साबित हो जाए तो हम उसको लॉ का दर्जा दे देते हैं या एक प्रिंसिपल का दर्जा दे देते हैं। अगर वो गलत साबित हो जाए तो न्यू मफरूज़ा यानी न्यू अज़म्पशन बना के उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते। तो इस तरह से ये रिसर्च का प्रोसेस चलता रहता है। तो एक बेहतरीन या कम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि इन 5-6 चीज़ों के जिनका ज़िक्र मैंने यहाँ पे किया है लाज़मी तौर पे हो जाए।
ये मैंने स्टूडेंट के हवाले के लिए एक टेम्पलेट यहाँ पे दिया हुआ है कि जब प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट बनती है तो इस तरह की इसकी शेप होती है और मुख्तलिफ जगहों पे चीज़ों को यहाँ पे रिपोर्ट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट को बड़ी डिटेल में एक अलहदा लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जी या बेसिक आइडियोलॉजी के लिए हमने आपको ये बता दिया है कि प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट क्या होती है। नंबर 3, इफ़ेक्टिव टूल जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये बेसिक ब्लूप्रिंट होता है या बेसिक टाइम शेड्यूल होता है जिसके अंदर तमाम एक्टिविटीज़ को छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ में तकसीम कर दिया जाता है। द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज़ अ विजुअल यानी ज़ाहरी तौर पे नज़र आने वाला हियरार्किकल एंड डिलिवरेबल ओरिएंटेड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें चीज़ों को तरतीब के मुताबिक और ऐसी चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है जिनको डिलीवर किया जा सकता है या जिनके ऊपर कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई करके आप उन चीज़ों को काबिल इस्तेमाल या काबिल यानी अटेनेबल बना सकते हैं। इट इज़ अ हेल्पफुल डायग्राम फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, ये प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बड़ी हेल्पफुल डायग्राम होती है या वर्किंग शेड्यूल होता है बिकॉज इट्स अलाउ देम टू वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम द फाइनल डिलीवरेबल ऑफ अ प्रोजेक्ट। इसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे फेजेस में तकसीम करते हैं और जब हम रिकॉन्साइलिंग स्टेज पे होते हैं, अगर किसी वक्त किसी स्टेज में या किसी फेज़ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो हम बैकवर्ड भी चल सकते हैं, फॉरवर्ड भी चल सकते हैं। तो इसकी मदद से हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर किसी भी फेज़ या स्टेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, उन बॉटलनेक्स को ढूँढना, उन प्रॉब्लम्स को या नकाइस को या एरर को लोकेट करना आसान हो जाता है। एंड आइडेंटिफाई ऑल दी एक्टिविटीज़, इसमें उन तमाम सरगर्मियों की वजाहत या डिस्क्रिप्शन होती है नीडेड टू अचीव ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, जो कि एक कामयाब प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में या अपने एंड रिजल्ट्स को हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। ऑल द स्टेप्स ऑफ ए प्रोजेक्ट आर आउटलाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाती है तो उसमें इस प्रोजेक्ट के भी मुख्तलिफ फेजेस का जिक्र होता है। क्यों? हर काम हर शख्स नहीं कर सकता, बल्कि स्पेसिफिक पर्सनस को, एक्सपीरियंस पर्सनस को ख़ास टेक्निकल ओरिएंटेड काम जो है वो असाइन किए जाते हैं, which makes it an essential project management tool for planning and scheduling। ये जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, इसके इस्तेमालात और इसकी टेक्निकलिटीज़ को देखते हुए अपने आप को बेसिक डॉक्यूमेंट बनाता है कि जिसको देख के पूरी टीम अपने लिए रहनुमाई हासिल करती है, उनको उनके बेसिक टास्क का पता चलता है, किस से रिपोर्ट लेनी है या किसको रिपोर्ट देनी है इसका पता चलता है, और सबसे बड़ी बात उनको ये पता चलता है कि कौन से टास्क उनमें से किन बंदों के करने वाले हैं और हर एक्टिविटी या टास्क का स्टेटेड बजट टाइम क्या होगा। द फाइनल डिलीवरेबल रेस्ट्स ऑन टॉप ऑफ द डायग्राम, या मेन जो आपका प्रोजेक्ट होता है जिसको फाइनल डिलीवरेबल कहते हैं उसको एक हेडिंग के तौर पे लिखते हैं। एंड द लेवल्स बिलो सब डिवाइडेड द प्रोजेक्ट स्कोप टू इंडिकेट द फेजेस, जबकि उसके नीचे हम अपने एक बिगर प्रोजेक्ट को या एक प्रोजेक्ट को नज़र आने वाले फाइनल स्टेप्स में जो है तकसीम करते हैं या मेन फेजेस में तकसीम करते हैं। जैसा कि ये नीचे डायग्राम दी हुई है, इसमें आपको ये ब्लू कलर के जो ब्लॉक्स है ये नज़र आ रहे हैं, इसमें मैंने मेन फेजेस का जिक्र किया है। डिलीवरेबल्स एंड टास्क दैट आर नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके लिए एक बड़ा ही आसान और सिंपल सा ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर दे रहा हूँ और हमारा फाइनल डिलीवरेबल यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, यानी हम एक घर बनाना चाहते हैं। तो एक घर बनाने से रेलिवेंट जितनी भी रेलिवेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उनकी जो वजाहत होती है और उनके जो नेम होते हैं उन्हीं को मेन फेजेस कहा जाता है। जैसा कि एग्जाम्पलरी में आपको दे रहा हूँ कि सबसे पहला मरहला होता है डिज़ाइन का घर बनाने में, दूसरा मरहला होता है प्रोक्योरमेंट
यानी कुछ चीज़ें ऐसी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो परचेज़ करना होता है। नंबर 3 पे हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, यानी वो तमाम फिज़िकल वर्क जो ऑन ग्राउंड आपको नज़र आता है, जो कि मेन कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करता है। नंबर 4 पे हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वैसे भी जैसे ही आपका प्रोग्रेस कुछ होती है प्रोजेक्ट के ऊपर, कुछ काम मुकम्मल होता है, तो उसके उस काम को सर्टिफ़ाई किया जाता है बाय गिविंग एन इंजीनियरिंग सर्टिफ़िकेट, जो कि ऑथेंटिकेट करता है कि आपका काम जो है टास्क के मुताबिक, गोल्स के मुताबिक चल रहा है, और आखिर पे टर्नओवर होती है। जब चीज़ों को टेस्ट कर लिया जाता है तो फिर इसको कमर्शियली लॉन्च कर दिया जाता है या कस्टमर के हैंडओवर कर दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी किसी ख़ास फ़ेज़ या ख़ास टास्क से रेलेवेंट आपको सब टास्क भी बनाने पड़ें, या सब टास्क उसके अंदर हों जो कि उसको मज़ीद मीनिंगफुल या कम्प्रिहेंसिव बनाते हों, तो आप उसको सब डिवाइड, यानी सब टास्क्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ऑरेंज कलर की मैंने नीचे ब्लॉक्स दिए हुए हैं, यानी पहला फेज़ है तो उसके नीचे दो सब आपके टास्क मौजूद हैं, और इनकी कोडिंग भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से की हुई है। ये नीचे वाला जो मेन फेज़ आपके पास डिज़ाइन का है, इसका कोड 1 दिया गया है, जबकि इससे निकलने वाले सब कोड जो हैं इसमें ये 1 भी इस्तेमाल हो रहा है, और साथ में उस ख़ास सब टास्क की जो कोड आइडेंटिफिकेशन है वो भी मेंशन की हुई है। इस तरह से सारे जो मेन फेजेस हैं उनके नीचे हमें नज़र आ रहे हैं कि कुछ सब डिवाइड किए हुए या सब टास्क मौजूद हैं जो कि उस फॉर्मेट को या उस मेन फेज को मज़ीद जो है मीनिंगफुल बना रहे हैं। गैंट चार्ट ये एक अनदर वे है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, और अमूमी तौर पे गैंट चार्ट को आप एमएस एक्सेल पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, पावर पॉइंट पे भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और मोर स्पेसिफिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि मुख्तलिफ कंपनियां भी दे रही हैं और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने भी दिया है, उसमें भी इसको बनाया जा सकता है। गैंट चार्ट इज़ अ बार चार्ट दैट प्रोवाइड्स ए विजुअल व्यू, यानी एक ऐसा चार्ट जो आपको नज़र आने वाली एक शेप या प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है, शेड्यूल्ड ओवर टाइम, टाइम के साथ, यानी इसके ऊपर टाइमलाइन भी बनी होती है, और मुख्तलिफ कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो मुख्तलिफ टास्क की जो प्रोग्रेस है उसको आप तक पहुंचाते हैं। एक गैंट चार्ट इज़ यूज फॉर प्लानिंग प्रोजेक्ट्स, इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए, ऑफ ऑल साइजेस, चाहे वो स्मॉल साइज़ के हों, मीडियम साइज़ के हों, या लॉन्ग टर्म नौइयत के हों। एंड इट इज़ अ यूज़फुल वे ऑफ शोइंग व्हाट वर्क इज़ शेड्यूल्ड, और ये एक बेहतरीन तरीका है कि जिसमें चीज़ों को मुख्तलिफ कोड देते हुए शो किया जाता है कि हमने क्या टास्क रखे हैं, किन चीज़ों को या किन टास्क एक्टिविटीज़ को हमने कितने टाइम पीरियड के अंदर मुकम्मल करना है। इट कैन आल्सो हेल्प यू टू व्यू द स्टार्ट एंड एंड डेट्स, जैसा कि यहाँ पे आपको ये ग्रीन बार्स, ये ब्राउन बार या ब्लू बार्स नज़र आ रही हैं, ये मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स को ही जो यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये बार का साइज़ उतना ही है जितना कि इस एक्टिविटी की टाइम ड्यूरेशन होगी। एंड डेट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इन वन सिंपल चार्ट, यानी एक ही डायग्राम के ऊपर हम इन चीज़ों को मेंशन करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नीचे मैंने आपको एक व्यू दिया हुआ है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर 2016 वर्जन का है, कि इसके तहत हम जब सॉफ्टवेयर की मदद से अपने प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होते हैं और उसमें अपना गैंट चार्ट बनाते हैं, तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। प्रोजेक्ट शेड्यूल नेटवर्क डायग्राम, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं और उनको छोटे छोटे सब टास्क या मेन फेजेस के अंदर तकसीम करते हैं, तो उनके दरमियान एक रब्त, इंटीग्रेशन या रिलेशन डेवलप किया जाता है। उस रिलेशन को डायग्रामेटिकली शो करने का नाम ही प्रोजेक्ट शेड्यूल नेटवर्क डायग्राम है। A project schedule network diagram visualizes the sequential and logical relationship between the task, यानी इसमें आप एक अहमियत इसकी मानते हैं और इनके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप्स बनाते हैं। मसलन जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि कुछ फेजेस को मुकम्मल करने के लिए आपको कुछ सब टास्क परफॉर्म करने होंगे, चूँकि वो उसी फेज से निकल रहे होंगे,
तो उसको उसके साथ ही रिलेट किया जाता है। जबकि इस डायग्राम के अंदर हम ये भी वजाहत करेंगे कि कौन सी मेन एक्टिविटी वकूफ़ पज़ीर हो रही है, उसका डेफ़िनेटली स्टार्ट टाइम वही होगा जो कि उससे पिछली एक्टिविटी का एंड टाइम होगा, और बिल्कुल इसी तरह जहाँ पे वो एक्टिविटी ख़त्म होगी तो अगली एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम शुरू हो जाएगा। This visualization relies on the clear expression of the chronology as it pertains to these tasks and events। यानी हम यहाँ पे इनके दरमियान एक रब्त, एक सिक्वेंशियल रिलेशन तामीर करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई एक्टिविटी अगर वकूफ़ पज़ीर हो रही है तो उसकी पोजीशन क्या है और वो कितना टाइम जो है वो कंज्यूम कर रही है। बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेटवर्क डायग्राम क्या हो सकते हैं? A network diagram allow a project manager to track each element of project and quickly share its status। यानी आप इसमें ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मिनिमम टाइम के अंदर इस प्रोजेक्ट को कैसे मुकम्मल किया जा सकता है, बाय आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। और फिर ये भी देखा जाता है इसके जो नताइज होते हैं वो दूसरों के साथ कैसे शेयर किए जाते हैं। इट्स अदर बेनिफिट इंक्लूड, जबकि इसके और जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रेस आर स्टेक होल्डर। यानी जैसा कि ये डायग्राम को हम देख रहे हैं, हर एक्टिविटी जो है उसकी स्पेसिफिक पोजीशन है, कौन सी एक्टिविटी कहाँ से निकल रही है, तो वर्क फ्लो के अंदर हमें पता चल रहा है, और हमने एंड पे जब पहुँचना है तो हमारे पास मुख्तलिफ फेजेस या मुख्तलिफ रूट्स होंगे जिससे गुजर के इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जा सकता है। एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट वर्क फ्लो, यानी यहाँ से पता चल रहा है कि अगर ए एक्टिविटी है वो पहले वकूफ़ पज़ीर हो रही है, लेकिन ए एक्टिविटी का बी के साथ ताल्लुक़ कोई नहीं है, दोनों ही स्टार्टिंग एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि फॉलोइंग एक्टिविटीज़ किसी न किसी तरीके से इन दोनों के साथ जुड़ी हुई हैं, और इसी तरीके से आपका जो कंप्लीशन पाथ है वो स्टार्ट होगा। एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट वर्कफ्लो एंड ट्रैकिंग डिपेंडेंसीज एंड पोटेंशियल बॉटलनेक्स। इसमें हमें यह भी पता चलता है कि अगर एक एक्टिविटी बाद वाली है और उससे पीछे वाली एक्टिविटी अभी मुकम्मल नहीं हुई, तो जब तक आपकी प्रीडिसेसर एक्टिविटी पूरी नहीं होती, अगली एक्टिविटी को प्लान नहीं किया जा सकता। तो ये इस किस्म की एक डायग्राम होती है जिसमें वर्क फ्लो को शो किया जाता है, इसका जो कवरिंग पीरियड है उसको शो किया जाता है, और इसको सिलेक्ट करने का तरीक़ेकार ये होता है कि जो लॉन्गेस्ट पाथ आपके पास होगा उसी को क्रिटिकल पाथ का नाम देते हैं। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, इसको सीपीए टेक्निक भी कहा जाता है। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट रिक्वायर्स मैपिंग आउट एवरी की टास्क। यानी जो भी हमारे मेन टास्क होते हैं जो कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए लाजमी तसव्वुर किए जाते हैं, उनका ज़िक्र होगा। that requires a mapping out every key task that is necessary to complete a project। It includes, इसमें शामिल है identifying the amount of time necessary, जैसा कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगली स्टेजेस पे लेक्चर नंबर 7 के अंदर जाकर मैं इन चीज़ों की वजाहत करूँगा कि जो एक एक्टिविटी होती है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट या अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, लेटेस्ट स्टार्ट या लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है। इसके अंदर इन 4 चीज़ों की वजाहत मौजूद है, आप देख सकते हैं। एंड द डिपेंडेंसीज ऑफ ईच एक्टिविटी ऑन एनी अदर। अगर कोई एक एक्टिविटी किसी और एक्टिविटी से के ख़त्म होने से शुरू होती है तो ये चीज़ ज़हन में रखना होगा कि जब तक उससे पिछली एक्टिविटी मुकम्मल नहीं हो जाती, नया टास्क ना बन सकता है ना मुकम्मल हो सकता है। इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि हम ये इसकी एंडिंग स्टेज है, यह इसकी स्टार्टिंग स्टेज है। तो एंडिंग यानी ए से ई तक पहुंचने के लिए हमें नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के रूट इस्तेमाल किए गए हैं, और ये रूट के जिसको रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है ये क्रिटिकल पाथ होता है। क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है कि जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन है वो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड को ज़हन में रखते हुए सिलेक्ट करते हैं। कॉस्ट एस्टिमेट एंड अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी स्टडी की होती है उसके मुताबिक ये एस्टिमेट लगाते हैं
कि आया कि जितने भी हमने कास्ट इसके ऊपर लगानी है या किसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए जो लवाजमाते कास्ट हो सकते हैं वो क्या होंगे, और फिर ये देखेंगे कि इससे हासिल होने वाली जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो किस नौइयत की है, उसको हम प्रोडक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी जो है अगर तो एक से बड़ी हो, यानी इसका फॉर्मूला जो होता है आउटपुट ओवर इनपुट, और इसकी जो रिजल्टेंट फिगर है अगर 1 पॉइंट समथिंग हो तो उसको प्रॉफिटेबल कंसीडर किया जाता है, और अगर उसका जो आंसर है वो बिलो 1 हो तो ये इस चीज़ की अलामत होती है कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है और उससे हासिल होने वाला फ़ायदा जो है वो कम है। कॉस्ट कंट्रोल इंक्लूड्स मॉनिटरिंग कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल के अंदर ये एक्टिविटी शामिल है कि आप कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। टास्क कंप्लीशन, टास्क को ऑन टाइम मुकम्मल किया जाता है और टाइम को मैनेज किया जाता है। इफ़ टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट एट अ गिवन टाइम इज़ ओवर द कॉस्ट बेसलाइन, यानी जो पहले से आपने एक बेसलाइन डेवलप की होती है कि हमारी फ़लाँ चीज़ इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स में बी नेसेसरी। तो इस सूरत में आप ये तसव्वुर करते हैं कि कॉस्ट को कंट्रोल करने वाले जो पैरामीटर्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। सच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्शंस may range from ensuring the only task within the scope of the work are being performed to altering the stakeholder of potential cost overruns। यानी हम इसमें ये भी देखते हैं कि जब भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया जाता है तो उसका बजट मुख्तस कर दिया जाता है, और उस बजट को मुख्तस करने में जो आपकी हायर लेवल मैनेजमेंट होती है उसकी कंसल्टेशन या उसकी रिकमेंडेशन शामिल होती है। और फिर भी फर्दर अगर आप इसके अंदर कुछ जो चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं और कुछ गैर ज़रूरी चीज़ों को इसमें से एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फिर भी आपको राब्ता अपनी मेन मैनेजमेंट से ही करना पड़ता है। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्रोफेशनल एंड एथिकल, यानी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ये चीज़ एक प्रोफेशनल है या एक अखलाकी मेयार है टू आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट ऑन दीज इश्यूज एज सून एज दे आर आइडेंटिफाइड। यानी ये चीज़ें जैसे ही वकूफ़ पज़ीर होती हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर की लाजमी होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने पीयर्स को या अपने जो बॉसेस हैं, अपने जो मैनेजर्स हैं उनको इसके मुतल्लक बताएगा। इफ़ेक्टिव टेक्निक्स एग्जिस्ट टू हेल्प यू इन दिस मैटर, यानी बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी अवेलेबल हैं जो इन चीज़ों की वजाहत करेंगी। तो यहाँ पे जब हम अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट की बात करते हैं, इज़ एन इफ़ेक्टिव टेक्निक, ये एक बड़ी ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है फॉर ट्रैकिंग कॉस्ट, कि जिसकी मदद से हम कॉस्ट को ट्रेस आउट करते हैं कि किसी चीज़ की स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होनी चाहिए, एंड एग्जामिनिंग दी प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर्स, और हमें ये भी समझने में और देखने में मदद मिलती है कि प्रोजेक्ट के जो मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात हैं क्या हैं और क्या होने चाहिए रिलेट टू द कंप्लीटेड वर्क। इट्स स्ट्रेंथ इज़ दैट, इस तरीक़ेकार की या इस कैलकुलेशन की मेन खूबसूरती ये है या मेन स्ट्रेंथ ये है, इट लुक्स एट कॉस्ट, टाइम एंड टास्क कंप्लीशन, यानी ये प्रैक्टिकल सिनेरियो पे काम करता है कि चीज़ों की या उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कैसे हैंडल करना है, टाइम को कैसे अरेंज करना है, और विद इन द टाइम प्रोजेक्ट के जो मुख्तलिफ टास्क आपने डिवाइड किए हैं वो कैसे मुकम्मल करने हैं within the scope of the project simultaneously. It uses a WBS, यानी ये एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना के इसको इस्तेमाल करते हैं, एंड बजट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज, यानी जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं तो इनका भी एक बजट बनाया जाता है, यानी फेज़ वाइज, एक्टिविटी वाइज, जैसे जैसे आपकी एक्टिविटीज़ मुकम्मल होती चली जाती हैं आपकी कॉस्ट भी वकूफ़ पज़ीर होती चली जाती है। बट द ट्रैक्स दीज मेट्रिक्स ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, यानी जब प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल बनाया जाता है ये एक डायग्रामेटिक शेप होती है जस्ट लाइक चार्ट, कि जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बॉटलनेक्स या मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों को आप मेंशन करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की है कि अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट के लिए हमें सीखना चाहिए कि की पैरामीटर्स कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं।
तो ये आपके पास प्लैंड वैल्यू हो सकती है जिसको पीवी से शो करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट एसी हो सकती है और अर्नड वैल्यू को ईवी का नाम दिया जाता है और इन तमाम चीज़ों को अर्नड शेड्यूल के अंदर अरेंज कर दिया जाता है। यानी जो प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है उसके अंदर जितने भी सब एलिमेंट्स होंगे इसकी वजाहत ज़रूरी होती है। जबकि दूसरी चीज़ अर्नड वैल्यू परफॉर्मेंस मेजर्स होती हैं कि यानी जो आपने वैल्यू अर्न कर ली है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, वो कितनी प्रोडक्टिव है, इसको जांचने के लिए भी कुछ चीज़ें मालूम की जाती हैं। वह कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाया जाता है, इसको सीपीआई कहा जाता है। इसके ये मतलब होता है कि इस वैल्यू को एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर कर लिया जाता है, तो जहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम और विद इन द बजट है या नहीं है। फिर शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स एसपीआई का नाम दिया जाता है। यानी ये तवातर के साथ अब जब अपने प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ फेजेस में तकसीम किया होता है तो अमूमी तौर पे एक फेज़ या एक स्टेज मुकम्मल करके इस तरह का एनालिसिस या इंडेक्स बना लिया जाता है। एंड देन शेड्यूल्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स, शेड्यूल वेरिएंस, अगर दोनों चीज़ों के दरमियान जो फ़र्क होता है तो इसकी वजाहत की जाती है। यानी क्या चीज़ होनी चाहिए थी, क्या चीज़ की सूरत प्रैक्टिकली आपके सामने नज़र आ रही है, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क होता है उसको गैप का नाम दिया जाता है, जबकि कॉस्ट काउंटेंट इसको वेरिएंस का नाम देते हैं। इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और फिर देखा जाता है कि इसके कितने फेजेस ऐसे हैं जो कंपनी की या बिज़नेस की फ़ेवर में हैं, उनके ऊपर किसी कंट्रोल को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें सही ना चल रही हों, तो इसके ऊपर सर्टेन टेस्ट या सर्टेन जो रिस्ट्रिक्शंस है वो अप्लाई की जा सकती हैं। थर्ड स्टेज जिसमें होती है वो अर्न्ड वैल्यू फोरकास्टिंग इंडिकेटर्स होते हैं। यानी ये एस्टिमेटिंग इस तरह के टूल्स होते हैं कि जिसमें वजाहत होती है कि चीज़ों को प्रिडिक्ट कैसे किया जा सकता है। अगर सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं तो कस्टमर की इन फ्यूचर डिमांड क्या हो सकती है और इस वक्त ट्रेंड किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट बनाते हैं तो मार्केट सेगमेंटेशन से हमें पता चल जाता है कि आया इस चीज़ की मार्केट के अंदर कोई वैल्यू, कोई स्पेस मौजूद है कि नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब भी मार्केट बेस्ड प्रोजेक्ट किए जाते हैं तो उसमें रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया जाता है, लोगों के साथ जाके इंटरेक्ट किया जाता है और उनसे जो मालूमात निकलवाई जाती है उसको मुख्तलिफ फेजेस में या मुख्तलिफ तरीक़ों से अरेंज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में उन तमाम मैनेजमेंट टूल्स की वजाहत की कि जो कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए या प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी सरगर्मियां होती हैं, फेजेस होते हैं, उनको मुकम्मल करने में, उनको प्रेजेंट करने में, उनको एक्यूरेट और अप टू डेट रखने में जो मदद कर सकते हैं, उनकी वजाहत बड़ी डिटेल में हो गई है। नए लेक्चर के साथ बाकी चीज़ों को लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।